लोकसभा में वक्फ बोर्ड से संशोधन से संबंधित बिल पेश हुआ और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये कि और मैं यही चीज़ पूछूं कि अगर किसी कानून में कोई संशोधन हुआ उसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, अगर कोई अमेंडमेंट होता है और अच्छाई के लिए होता है और उससे फ़ायदा होगा उस इंस्टीट्यूट को, उस समाज को, तो बराबर हम सपोर्ट करेंगे। मगर जब आप ऐसा एक्ट बना रहे हैं जिससे जो पेरेंट एक्ट है 95 को उसको ख़त्म कर दे रहे हैं आप। दूसरा ये कि ये वफ़ का जो एक्ट है या प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुस्लिम समाज की हैं, उसको आप पब्लिक प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सरकार का यकीनन जो रोल है, मगर इतना रोल नहीं है कि आप उसी समाज को निकाल देंगे वहाँ से। तो ये जो बिल लाया गया है वो तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए, वक्फ बोर्ड और उसके प्रॉपर्टी सिर्फ पेपर पे रह जाएंगे। और ये एक्ट इसलिए, ये बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि सरकार मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ को, मस्जिद को, दरगाहों को छीन ले। तो यही उनका मकसद, इसलिए तो हमको अपोज करना है। ये तो हमारे लिए, मैं तो शुरू में आज भी कर रहा हूँ, ये तो वक्फ बोर्ड का एनआरसी हो रहा है। इस पर आगे स्पेसिफिक हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले थ्योरेटिकल समझ लें कि क्या विरोध सिर्फ इस लिहाज से हो रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ये संशोधन लेके आ रही है? देखिए, जब जब ये लोग ये कहते हैं ना कि हम मुस्लिम समाज के अच्छाई के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, सब बातें आपने सुनी पार्लियामेंट में जो मंत्री जी कह रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास 240 में एक मुस्लिम एमपी नहीं है। आपके जो 3 अलाइज हैं या प्री पोल अलाइज हैं, उनके पास भी कोई मुसलमान नहीं है। तो अब एक बात साबित हो गई कि आप मुसलमानों की फ़िक्र ही नहीं है आपको। दूसरा, फिर प्रधानमंत्री के स्पीचेस घुसपैठी, और फिर अब आप कहते हैं कि हम मुस्लिम महिला, 2 मुस्लिम महिलाओं को मेंबर बनाएंगे। भाई, मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक से अपने ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जो एक्चुअल बिल को अगर आप देखेंगे तो वो हमारे संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 25 का वायलेशन है। बेसिक स्ट्रक्चर का उसमें वायलेशन है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को आप छीन रहे हैं। और फिर इसमें एक ये कानून बना दिया गया, बिल में कानून है कि अगर कोई वक्फ बाय यूज़ एक है, वक्फ बाय यूज़ को आप निकाल दे रहे हैं और कह रहे हैं नहीं उसी वक्त होगा जब डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे। अब आप मेरे को बताइए, अगर मस्जिद में, सुनहरी बाग की मस्जिद पार्लियामेंट के पास है जिसमें हमारे भारत के फ्रीडम फाइटर्स जाकर नमाज पढ़ते थे, उसका डॉक्यूमेंटेशन निकलेगा क्या? आप छीनना चाह रहे हैं मस्जिद को। और वही हिंदू समाज में एंडोमेंट की प्रॉपर्टी को कस्टम एंड यूसेज को माना जाता है, उसको आप रजिस्टर कर लेते हैं। तो वक्फ बाय यूज़र निकाल देंगे तो पूरी मेरी दरगाह, मेरे मसाजिद सब आपके हाथ में आ जाएंगी। फिर वक्फ और औलाद, यानी कोई अगर कोई वक्फ करता है अल्लाह के नाम पर कि इसका फ़ायदा मेरी औलाद को होगा, आप कह रहे नहीं, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? जब एक हिंदू अपनी प्रॉपर्टी पूरी विल के ज़रिए किसी अपनी औलाद को दे सकता है, मुसलमान नहीं दे सकता, 1/3 पर रुक जाता है, पर मुसलमान गिफ्ट कर सकता है अपनी पूरी प्रॉपर्टी को। जब मैं गिफ्ट कर सकता हूं तो अल्लाह के नाम पे वक्फ नहीं कर सकता औलाद के नाम पे? आप कौन होते हो रोकने वाले उसको? अच्छा, ये प्रोविज़न फिर आप एंडोमेंट में नहीं है, ये प्रोविज़न सिख प्रबंधक कमेटी में नहीं है। तीसरा, उसमें सरकार ये कहती है कि लिमिटेशन पीरियड हटा देंगे। अरे भाई, लिमिटेशन पीरियड इसलिए है क्योंकि जो लोग वहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं उनको निकालना है। आप लिमिटेशन पीरियड निकाल रहे हैं तो फ़ायदा किसको हो रहा है? वफ़ को हो रहा है या वो एंक्रोचर को हो रहा है? एंक्रोचर को हो रहा है। फिर आप 5वीं बात उसमें कहते हैं कि जो मुसलमान होगा उसको कम से कम 5 साल उसको लगेंगे मुसलमान होकर। कौन तय करेगा भाई ये? अच्छा, चलिए, उसने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो उसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुतासर नहीं हो रहा है, तो फिर आप यही रूल आप हिंदू समाज में है क्या? नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि एक हिंदू समाज के लोग मेंबर बनेंगे CWC के, वक्फ बोर्ड के, स्टेट के, और फिर आप कह रहे हैं कि हिंदू वक्फ को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। मेंबर बनेगा, प्रॉपर्टी कैसे नहीं दे सकता बताइए? ये इसमें कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इसमें मकसद एक ही है कि आप, अच्छा, सेक्शन 40 है इसमें, आप देखिए, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि आपने उसके पूरे पावर्स को छीन लिए। यानी वो प्रॉपर्टी को सो मोटो रजिस्टर भी नहीं कर सकेगा,
कई प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हैं, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकेगा। आप क्या करेंगे फिर? आप सब छीन ले रहे हैं। और फिर वक्फ ट्राइब्यूनल जो एग्जिस्टिंग है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज उस स्टेट के सीजीआई अपॉइंट करते हैं। एक आदमी होता है जो मुस्लिम लॉ को जूरिस्प्रूडेंस मानता है, और एक तीसरा होता है जो एमिनेंट जिसको लॉ मान। आप सब निकाल दिए। आप कह रहे हैं कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा और एक गवर्नमेंट का रिटायर्ड एम्प्लॉय होगा। ये बताइए कि जब अगर ऐसे होगा तो कलेक्टर का जो फैसला होगा उसके खिलाफ आप सेक्शन 83 में कहेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी ट्राइब्यूनल में होगा। भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी कलेक्टर के खिलाफ देगा जजमेंट, कोई बताइए। तो ये समझ नहीं रहे कि वक्फ जो है एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो सेल्फ एक्वायर्ड है मुसलमानों से। कोई सरकार की प्रॉपर्टी दे रही है, सरकार नहीं ले रही है। तो ये इनका असल मकसद एक ही है जो मैंने आपको शुरू में कहा कि बस किसी ना किसी तरह मुस्लिम समाज को इससे महरूम कर दिया जाए और अपने लोगों को लाकर बिठाएं और फिर सब तमाशा हो वहाँ। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि सरकार जो संशोधन लेके आ रही है सरकार ला ही नहीं सकती? अगर कानून है तो ये तो अमेंडमेंट है ना, तो कानून है सरकार के द्वारा, अगर है 1995 था। हाँ, तो अमेंडमेंट कैसे सरकार नहीं ला सकती? इसलिए नहीं ला सकती। आपने अच्छा सवाल किया कि आप जो ये काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं है कि कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं रह सकता? कलेक्टर साहब खुद तय करेंगे कि वो ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। आप तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल है कि कोई भी अपने मामले में जज नहीं होगा, ये प्रिंसिपल तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी को आप छीन रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ट्राइब्यूनल का डिसीजन पहले फाइनल था, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं फाइनल नहीं होगा। पहले क्या था, ट्राइब्यूनल जजमेंट के बाद आप रिवीजन पिटिशन डालते और आप कह रहे हैं अपील करेंगे। अपील माने दोबारा असर सुना जाएगा। रिवीजन तो उसमें अगर कोई ग्रेव मिस्टेक हुआ है, अब कोर्ट में इतना काम है, बैकलॉग है, आप कोर्ट के काम को और बढ़ा रहे हैं, फाइनलिटी क्यों नहीं करेंगे? तो ये सब चीज़ों की बिना आप हम कह रहे हैं कि आप अच्छा इसमें आप मेंबर्स को ला रहे हैं नॉन मुस्लिम को, क्या ये वायलेशन है आर्टिकल 25 का? 5 साल का आप लगा रहे हैं पीरियड कि उसको 5 साल मुसलमान हो। अरे भाई कहाँ पे लिखा है ये? कोई अगर हिंदू प्रॉपर्टी दे रहा है तो आप कहेंगे कि भाई आप 5 साल आपको बताना पड़ेगा आप हिंदू है नहीं है। कोई सिख करेगा तो आप बोलेंगे आप 5 साल हुए नहीं हुए आपको। और नॉन मुस्लिम को कैसे लेके आ रहे हैं इसमें आप? 4 धाम बोर्ड में और चेन्नई में जो रिलीजियस चैरिटेबल बोर्ड है वहाँ पर सिर्फ हिंदू, और हिंदू का मतलब उसमें जैन और आपके सिख और बौद्ध नहीं है, जो आर्टिकल 25 में हिंदू का डेफिनेशन है। फिर वहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे क्या? वहाँ पर भी करने वाले हैं क्या? बता दीजिए, आप बता दीजिए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है, वहाँ पर कोई क्या मुसलमान बन सकता है? बल्कि वहाँ पर तो एक रूल बना दिया गया, टीडीपी की सरकार आई, कि इतना एरिया में ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ये तो सरासर जुल्म है ना, नाइंसाफी है ये आपको लगता है कि इंसाफ है कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को, जैसे आता है कि वक्फ घोषित कर देता है, वक्फ की प्रॉपर्टी है? बहुत सारे उदाहरण बताए गए हमें, जैसे तमिलनाडु का एक उदाहरण कि पूरे गांव को बता दिया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर था उसमें। यह इंसाफ लग रहा है? ये देखिए, वो जो वक्फ अगर होता है ना, मंत्री जी प्रोसेस नहीं बताए, वो आधी बात बताकर भाग गए। उनको प्रोसेस ये बताना चाहिए था कि सर्वे कमिश्नर उस गांव का, उसने सर्वे किया होगा, सब चीज़ें जो आप आ रही हैं, सर्वे करने के बाद उसने रिपोर्ट दी होगी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि सर ये वक्फ प्रॉपर्टी है। सरकार ने गज़ेट इशू किया, ये वक्फ बोर्ड का मामला नहीं है, सरकार ने गज़ेट इशू किया। जब गज़ेट इशू हो जाती है तो मुसलमानों को ऑब्जेक्शन का टाइम 1 साल का है, नॉन मुस्लिम को कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप ऑब्जेक्शन करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? सरकार कर रही है ना, ये तो असदुद्दीन ओवैसी नहीं कर रहा है, ये सरकार कर रही है, तो उसका बता नहीं पा रहे हैं आप, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, फिर वो एग्जाम्पल अगर दे रहे हैं तो वक्फ को बचाने के लिए दे रहे हैं या वक्फ को छीन लेके दे रहे हैं? ये नियत देख लीजिए उनकी। भाई अगर आप बोल रहे हैं कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाएंगे, फिर आप बचा रहे हैं या फिर वक्फ की प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं किसी को आप? इवैक्यू प्रॉपर्टी, अरे भाई इवैक्यू प्रॉपर्टी कैसा लेंगे आप?
बोले इवैक्यू प्रॉपर्टी, कैसा, तो वक्फ प्रॉपर्टी है ना, उसका इस्तेमाल में लेकर आइए आप फिर यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन देखिए आप, लिमिटेशन पीरियड को हटाना, ये जो मिसाल दिए, और फिर इवैक्यू प्रॉपर्टी से इस्तेमाल करिए ना, कौन रोक रहा है आपको, डेवलप करिए उसको। 10 साल में मोदी सरकार ने, जहां तक मुझे मालूम, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करके उसमें आमदनी, रेवेन्यू इजाफा करने के लिए 100 करोड़ भी नहीं दिए होंगे, बता रहा हूं मैं आपको। आपके पास तो सरकार है, आपके ने पैसा दीजिए ना, आप नहीं दिए। मुख्तार नकवी साहब मंत्री थे, फिर मोहतरमा स्मृति ईरानी साहिबा बनी, अब ये बने हैं। अब बताइए, आपने सेंट्रल वक्फ काउंसिल को डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, ताकि उसकी आमदनी बढ़े, कितना दिया आपने? स्टेट वक्फ बोर्ड में मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपीज का इलेक्शन होता था, मुतवल्ली का इलेक्शन होता, इतने मुतवल्ली है, आप पूरा छीन लिए उसको। कैसे भाई? तो मुस्लिम समाज को तय करना पड़ेगा, आप गवर्नमेंट तय करेगी, क्यों तय करेगी? ये तो मुसलमानों का है, आप तय करेंगे, आप नॉमिनेट करेंगे, तो ये सब चीजें गलत हो रही है। और भी उदाहरण है कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड ने कभी दावा किया कि ताजमहल वक्फ की प्रॉपर्टी है। हरियाणा में गुरुद्वारा के बारे में दावा कर दिया गया। सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ताजमहल को किसने दावा किया? सुन्नी वक्फ बोर्ड के वो जो जुफैर फारूकी साहब को अपॉइंट असदुद्दीन ओवैसी ने ही किया। योगी आदित्यनाथ उनको सरकार उनको अपॉइंट कर रही है। वो वहाँ पे जो साहब हैं उनके जिम्मे दिया गया, वो मस्जिद बनाओ, जो बाबरी मस्जिद की जगह पे 10 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन दी गई, वहाँ पर अच्छे हो जाते हैं, और वो जब ताजमहल में करते हैं तो बुरे हो जाते हैं। ताजमहल में एक मस्जिद है, मस्जिद तो मुसलमानों की होगी ना, अब मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद किसकी होगी फिर? यही तो हम बता रहे हैं, सरकार का जो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक के एक कर रहे हैं। अच्छा, और एक बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91, इसे टकराएगा नहीं? आपने कह दिया 14 अगस्त 1947 को जो मस्जिद है, मंदिर है, दरगाह है, चर्च है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब आप इसके डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये तो बैकडोर से आप यूसीसी को ला रहे हैं, बैकडोर से आप मस्जिदों को छीनना चाह रहे हैं, जो आप 91 एक्ट की वजह से नहीं कर सकते। जो दरगाहों पे महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि हाजी मलंग की दरगाह मुसलमानों की नहीं, हम उसको छीनना चाहेंगे आप। तो यही हमको सब दिक्कत आ रहा है, इनकी नीयत क्या है? नहीं, डिस्टर्ब आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि रेगुलराइज कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। कैसे ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं बताइए? क्या ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं बताइए? आप कोई ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे हैं। आप अगर आप वक्फ बाय यूजर निकाल देंगे, वक्फ और औलाद निकाल देंगे, और जो ओरल मुतवल्ली बनता है सेक्शन 3(1) में, ओरल प्रैक्टिस है ये। अच्छा, मुस्लिम समाज में ओरल गिफ्ट सेक्शन 29 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक्सेप्ट होता है, हिबा बोलते हैं, ओरल करते हैं। यहां पर ओरल मुतवल्लीशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। कानून है ये, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ओरल गिफ्ट के तौर पर हो सकती है, मगर ओरल मुतवल्ली का नहीं बनाया जा सकता। अब आप ये बताइए, 5 साल का मुसलमान, तो ये 1995 में जो किया गया था उसमें ये कहा जा रहा है कि अपीजमेंट के तहत, मुस्लिम अपीजमेंट के तहत वक्फ बोर्ड को ज्यादा अधिकार दिए गए थे। आप सहमत हैं इससे? मैं ये कह रहा हूं कि आज वक्फ बोर्ड को अगर अच्छा करना है, उसकी आमदनी में इजाफा करना है, तो एक तो सरकारों को पैसे देना पड़ेगा जहां पर प्रॉपर्टी खाली है। दूसरा, सरकार को जहां पर एनक्रोचर्स है, वक्फ बोर्ड की मदद करके उन एनक्रोचर्स को निकालना चाहिए, पूरा गवर्नमेंट की मशीनरी उनका साथ दें। तीसरा, सरकार पैसे दे उनका डेवलप करने के लिए। आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुस्लिम समाज ने हासिल की, आप उस प्राइवेट बना, उस जाकर उसको गवर्नमेंट बना रहे हैं। बताइए, अगर कलेक्टर ये बोल देगा कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो ले लेंगे उसको? आप कौन सी ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं? आप तो जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जो इख्तियारात, जो पावर्स एंडोमेंट बोर्ड को है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को है, वक्फ बोर्ड को आप क्यों नहीं देना चाह रहे फिर आप? यही हमारा क्वेश्चन है। और जो अगर जो हम जिस हालत में है, आप उसको भी ले लेना चाह रहे हैं अपने हाथों में। वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन बताया गया, उसमें ये बताया गया है कि डिफेंस और रेलवे दो को अगर छोड़ दें तो तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड है, जिसके पास इतना ज्यादा लैंड है। और अगर रेवेन्यू के हिसाब से बात करें तो 200 करोड़ भी नहीं होगा। तो आपको लगता नहीं कि इसमें सुधार की जरूरत है? सुधार की जरूरत के नाम पर आप पूरा वक्फ बोर्ड को उठा के तो नहीं ले सकेंगे ना। सरकार तो वही कर रही है।
सुधार के नाम पर आप कह रहे हैं कि पूरा लिमिटेशन पीरियड निकाल दूंगा, सुधार के नाम पर रिवाइव की प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी, सुधार के नाम पर आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर खत्म कर दूंगा ताकि कल लिटिगेशन कोई डाल दे और मस्जिदों को ले ले। ये सुधार कहाँ है? ये तो बर्बादी कर रही है ना। सुधार करना है तो आप बताइए जनता को, आपने 10 साल में कितने वक्फ की जो प्रॉपर्टीज में कोई केस नहीं, कितना डेवलप किया आपने उसको, कितने उसके इनकम में आपने इजाफा किया, आप बताइए ना, देश जानना चाहता है। या आप नहीं कर रहे हैं। आप हम महिलाओं को बनाएंगे, अरे महिलाओं से मोहब्बत, मुसलमानों से मोहब्बत, ये सब ड्रामा है बीजेपी का। ये कहाँ है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा ना कि हाँ मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो और ज़किया जाफरी को बनाएंगे मेंबर महिलाओं में। सन्नाटा हो गया, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये सब आपका जो एक्शन है और आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और पब्लिक कंसल्टेशन क्यों नहीं हुआ बताइए? स्टेक होल्डर तो मैं हूं, आप कंसल्टेशन का आपका रिवाज ही नहीं है। नहीं हम उनसे मिल लिए, हम उनसे मिल, अरे किससे मिले भाई? किससे लिखे आपने? वक्फ बोर्ड पे ज्यादातर भू माफियाओं का कब्जा है, इस आरोप से आप सहमत नहीं हैं? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी भू माफियाओं का कब्जा है, मगर वहां पर एंडोमेंट कमिश्नर को समरी एविक्शन पावर है, यहां पर नहीं है। यहां पर अगर वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर केस जीत जाता है माफिया के खिलाफ, लैंड ग्रैबर के खिलाफ, उसको अब ईपी पिटीशन सिविल कोर्ट में लाके डालना पड़ता है, तब जाकर उसको पोजीशन मिलता है। आप दीजिए ना समरी एविक्शन पावर, दीजिए उनको। आप नहीं देना चाहते हो उनको, इसको कोई इनकार नहीं कर रहा है कि अच्छा एंक्रोचमेंट जो जालना औरंगाबाद रोड पे किसका है? कौन है वो लोग? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है? कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है? बता दीजिए हमको, बोलिए ना। आप लोग बोलते क्यों? सरकार को चाहिए कि हाँ मैं दे रहा हूं औरंगाबाद से जालना रोड, किसका कब्जा है बताइए? आप बोला नहीं चाह रहे उसको। सब इसमें एक हम्माम में सब नंगे हैं लोग, इन्हीं के जानने वाले लोग हैं, बड़े बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मेरे पास जो पावर्स है उनको खत्म कर दे रहे आप, तो मैं कौन सा वक्फ बोर्ड लड़ेगा उनको हटाने के लिए? नहीं, लेकिन इस बात पे आप सहमत हैं कि नहीं कि वक्फ बोर्ड पे भू माफियाओं का कब्जा है? गौर देखिए, उसमें चाहे जिसके भी लोग हों वो एंक्रोचमेंट तो है, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है। उसको हम तो कह रहे हैं उसको हटाने का तरीका ये है कि आप उनको समरी एविक्शन पावर्स दीजिए। उसको हटाने का और रोकने का तरीका ये कि सरकार मदद करे वक्फ बोर्ड की। आप मदद करने के बजाय लिमिटेशन पीरियड निकाल दे रहे हैं। आप मदद करने के बजाय आप कह रहे हैं कि वो जो सीओ को पावर है सेक्शन 40 उसको ख़त्म कर दिया आपने। तो कहाँ वक्फ प्रॉपर्टी को कहाँ बचा रहे हैं? आप तो रिवॉर्ड कर रहे हैं उन लोगों को जो ये सब हरकतें की हैं। बहुत सारे देशों का उदाहरण दिया गया और उसमें यह बताया गया कि चाहे सऊदी अरब की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, उन देशों में भी वक्फ बोर्ड बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाया जाता है। अपने यहाँ का जो तरीका है वैसा कहीं नहीं है। सऊदी अरब में चोरी की सज़ा हाथ काटना है। सऊदी अरब में अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो उसको कंकर मारते हैं, पत्थर मारते हैं। कर दीजिए ना ये भी। कोई तो भाई मिसाल, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की मिसाल डेमोक्रेटिक कंट्री से तो दीजिए। वो एक थियोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं है, वहाँ पर ये प्लुरलिटी नहीं है। एक रिलीजियस कंट्री है वो, और रिलीजियस से ज्यादा वो तो एक किंगडम है। टर्की का भी उदाहरण दिया गया उसमें, टर्की, कई सारे देशों का उदाहरण दिया गया। भाई टर्की का एग्जाम्पल अगर आप दे रहे हैं तो टर्की का वो तो बताइए, सरकार कितना पैसा दे रही है वक्फ की अपकीप के लिए? कितना सरकार पैसा दे रही है? कितना सरकार पैसा देती है उन लोगों को बताइए आप। इमाम की तनख्वाह से लेकर, मस्जिद की अपकीप से लेकर, वक्फ की प्रॉपर्टीज को डेवलपमेंट से लेकर एक सिस्टम है उन टर्की में। आप रेप्लिकेट करके बताइए ना। यहां पर आप कह रहे हैं कि नहीं हम पहले पूरा कब्जा कर लेंगे उसके बाद कैसा करेंगे भाई? आपको कौन रोक रहा है? आप 10 साल में आपने सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कितने पैसे दिए और उन पैसों में कितनी प्रॉपर्टीज का जो फ्री ऑफ लीगल इनकम्बरेंसेस है आपने उसको डेवलप किया? बताइए। आप बता ही नहीं पा रहे हैं। आप कुछ देखने, एक आप बोले 160 करोड़ की आमदनी है, ठीक है। अच्छा, वो जो 8 लाख प्रॉपर्टीज हैं उसमें आप 15 मिसालें दे रहे हैं। आप दे देते 1000 प्रॉपर्टी की मिसाल, आप सिर्फ 8 प्रॉपर्टीज की मिसाल दे रहे हैं, 15 प्रॉपर्टीज की मिसाल दे रहे हैं, 7 आप गिने खाली पार्लियामेंट में। तो इनकी जो बोल रहे हैं इनकी नीयत खराब है। ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं।
मुसलमानों को अपनी मसाजिद दरगाहों से महरूम करना चाहते हैं। आपने ये कहा कि कब्जा करना चाहते हैं, मस्जिदों पे कब्जा करना चाहते हैं, ये भय क्यों जताया जाना? क्या करेगी सरकार मस्जिदों पे कब्जा करके? देखिए, अगर आप इस बिल का सेक्शन 3A, सेक्शन 3B, सेक्शन 3C और अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 4 पढ़ेंगे तो ये आपको साफ तौर पर बताता है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी पे इंक्वायरी करेगी, बावजूद इसके कि वो मस्जिद हो या दरगाह हो, और बोलेगी कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज कर देगी और उस प्रॉपर्टी को ले लेगी। आप पढ़ लीजिए सेक्शन 3A, सेक्शन 3B, सेक्शन 3C और अमेंडमेंट 24। अच्छा, और एक चीज, प्रॉपर्टी 100 साल की हो, 1000 साल की हो, और तरफे तमाशा अंग्रेजी में बोलते हैं तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी ये करते हैं कि पेंडिंग इंक्वायरी वफ नहीं रहेगी। ये भी लिखा हुआ है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रेवेन्यू अथॉरिटी को यह हासिल नहीं है कोई टाइटल डिसाइड करे। आप यहां पर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को पावर दे रहे हैं कि टाइटल डिसाइड करें। ये चीजें हैं ये तो इसमें इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, सब चीजें इसके खिलाफ है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये आता है कि नहीं कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो? मुस्लिम महिलाएं होंगी, हिंदू महिलाएं तो होंगी नहीं। एक बात सुनिए, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फैसला देंगे? क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजस्थान के जो यादव साहब हैं उनके खिलाफ उनकी बात नहीं मानेंगे? मध्य प्रदेश में शर्मा साहब है, राजस्थान में, उनके खिलाफ फैसला देंगे? क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रोहतक का हरियाणा के मुख्यमंत्री को बात नहीं मानेगा? यही तो हम बता रहे हैं। जो आप ट्रिब्यूनल खत्म कर रहे हैं ना, एग्जीक्यूटिव क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? जुडिशरी का काम है ना। आप तो पहले घर को बुलडोजर लगाते हैं। इलाहाबाद का क्लासिक केस है, घर नाम था महिला के, आपने नोटिस दे दिया हस्बैंड के नाम पे, घर को तोड़ दिया उसके आपने। यही ये बता रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकल रियलिटी हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ शक की बुनियाद पर गोश्त निकला, आपने 11 घरों को तोड़ दिया। कलेक्टर खाली ऐसा इशारा देते हैं तो काम शुरू हो जाता है। तो कौन सा कलेक्टर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात को नहीं मानेगा? कौन सा ऐसा कलेक्टर होगा जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा की उसके खिलाफ फैसला देगा? लेकिन वो जैसे यूपी के मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा आदेश क्यों देंगे जो किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के खिलाफ हो? जो लोग कानून का पालन ना करें उनके खिलाफ वो बोल सकते हैं, लेकिन धर्म को टारगेट करना कैसे लक्ष्य हो सकता है किसी का? इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पर बुलडोजर की पॉलिटिक्स चलती है, वहां पर नेचुरल जस्टिस नहीं है, वहां पर जस्टिस नहीं होता है, और धर्म के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है वहां पर। हम तो देख रहे हैं ना, पिछले 7-8 साल से तो यही देख रहे हैं। आपने कोई रेप का एलिगेशन लगा, आपने उसकी पूरी दुकान को तोड़ दिया, बजाय उसके कि कोर्ट का इंतजार करते। कोई नहीं। लेकिन एक चीज होता है कि जो अतिक्रमण होता है, अवैध अतिक्रमण, उसी पे बुलडोजर चलता है। तो अवैध पहले नहीं था, वो वाकया होता है, उसके बाद अवैध हो जाता है। मैं उस जो भी हरकत हुई मैं उसका कंडेम कर रहा हूं, मगर ये कौन सी बात है कि आप मनमानी करेंगे? सेक्शन 5 आप देख लीजिए कि री इंक्वायरी करेंगे वेदर वो वक्फ है या नहीं। ये सब इसमें एक से ये महिलाओं वाला अभी भी जवाब ठीक से नहीं है। दर्शक कैसे समझेंगे कि आखिर अगर मुस्लिम महिलाओं तो को नहीं तो हिंदू महिला तो नहीं होंगी ना? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या मुस्लिम महिला मेंबर नहीं बन रही थी? मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम महिला मेंबर बनती हैं। वक्फ बोर्ड में तो नहीं? नहीं, बिल्कुल बनती हैं। कौन रोक रहा है उनको? आप 2 दे रहे हैं, 2 दे के क्या करेंगे? अरे आप एक मुसलमान को इलेक्शन में टिकट देते, कहां से? मलापुरम से, उसकी जमानत नहीं बचा पाते आप। एक एमपी नहीं है आपकी। क्यों ड्रामाबाजी करते हैं आप लोग? बीजेपी ड्रामाबाजी क्यों करती? ये इनका असल चक्कर ये सिर्फ नहीं। लेकिन इसमें कोई एतराज तो नहीं है ना कि मुस्लिम महिलाएं उस बोर्ड में हों? इस प्रावधान से आपको एतराज तो नहीं? अरे क्यों एतराज का क्या है? एतराज क्यों होगा हमको एतराज ये है कि आप नॉमिनेट कैसे करेंगे? भाई मेरी प्रॉपर्टी है, इलेक्शन करवाइए ना। मुतवल्ली के ग्रुप में मुतवल्ली का इलेक्शन होगा, जुडिशरी से जो लॉयर्स के कोटा से इलेक्शन होता है,
एमएलएज हैं, एमएलएज के दरमियान में इलेक्शन होता है, एमपी हैं, एमपीज का इलेक्शन होता है। आप नॉमिनेट करते हैं शिया कैटेगरी से, नॉमिनेट होता है। मगर ये आप महिला महिला बोल रहे हैं भाई, तो हम तो प्रधानमंत्री से बोलेंगे आप मणिपुर की महिलाओं से नहीं मिले अब तक प्रधानमंत्री। ये महिलाओं से बड़ी ये ड्रामेबाजी की मोहब्बत कैसे है बीजेपी की? सच्चाई तो, रियलिटी तो सामने है ना हमारे। अभी जेपीसी में इस बिल का जाना, क्या आपको लगता है कि हाँ वहाँ बेहतर तरीके से चर्चा हो सकेगी या जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया जा सकेगा? कानून तो आना चाहिए, संशोधन तो होना चाहिए, इस बात पे तो सहमत होंगे आप? नहीं, हम तो इस बिल के खिलाफ हैं। इस प्रिंसिपल हमारी पार्टी इस बिल के खिलाफ है। ये बिल वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों से मस्जिदों को छीनने के लिए, उनकी ज़मीनात को, वक्फ की ज़मीन को लेकर लैंड ग्रैबर्स को देने के लिए लाया गया। अब जेपीसी कैसी बनती है, स्पीकर साहब का इख्तियार है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। एक मिनट में रुकूं, आप इस बिल के प्रावधान के खिलाफ हैं या अमेंडमेंट होना ही नहीं चाहिए? मैं इन 40 अमेंडमेंट के खिलाफ हूँ। वक्फ बोर्ड जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहना चाहिए। उसको अच्छा करने का तरीका ये है कि उसको समरी इविक्शन पावर्स दीजिए, जो पावर्स हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को उसको दीजिए आप। जो सरकार उस प्रॉपर्टी से डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करे, इंटरेस्ट ले सरकार, ये होना चाहिए। ये अमेंडमेंट्स वक्फ बोर्ड की ट्रांसपेरेंसी की बात जो सरकार नहीं है उसके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसके लिए। जिन प्रॉपर्टीज का कोई रेगुलरेशन ना हो, भूमाफियाओं का कब्जा हो, उस पर अगर सरकार फंडिंग कर भी दे तो वो तो गलत दिशा हाथ में ही जाएगा ना। ना ना ना, जो आज भी प्रॉपर्टीज हमारे 45% प्रॉपर्टीज फ्री ऑफ एंक्रोचेस हैं, उसको डेवलप करिए। और जो जिसमें भूमाफिया आप निकालिए ना, आप निकालते क्यों नहीं उनको? हम रोक रहे हैं, आप निकालिए। सरकार बोलिए हम निकालते हैं, आइए, हम तो तैयार हैं। निकाल के फेंकिए उन लोगों को पूरा। उनको आप एविक्शन कराइए उनका, जितने कोर्ट में किसी तरह सरकार उसमें इंटरेस्ट ले, उनका स्टे वेकेट कराए। बजाय उसके अब लिमिटेशन पीरियड खत्म कर रहे हैं। माने जो लोग कब्जा करके बैठे हैं उनका क्या होगा बताइए? यानी डॉक्यूमेंटेशन, वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, बोले डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से लाएगा भाई? 400 साल पुराना डॉक्यूमेंट वो। और आप कह रहे हैं कि उसको आप रेवेन्यू रिकॉर्ड से कराना पड़ेगा। कैसा होगा रेवेन्यू रिकॉर्ड से? रेवेन्यू का लॉ कब बना, वक्फ कब आया बताइए? तो ये सब चीजें इस तरह से उसको सरकार घेरे में ले रही है कि भाई पूरी प्रॉपर्टी निकल जाए मुसलमानों के हाथों से, मस्जिदें निकल जाए। ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के द्वारा विधवाओं को मदद हो सकती है। अभी भी हो रही है, जो कि अभी नहीं हो रही है। अरे अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। आपको याद होगा जब ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया था, हम कुछ करेंगे, क्या किया भाई आपने मुस्लिम महिलाओं के बारे में? ये इतने झूठ बोलती है बीजेपी, मोदी की सरकार। जो मुसलमानों को या माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप मिलती है, सारी दुनिया जानती है कि मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी एजुकेशन में है। इन्होंने क्या किया? क्लास 9 से हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देंगे। अरे भाई वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में गिर जा रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है, तो आप बोल रहे नहीं 9th में जाए। वहां आपने स्कॉलरशिप के पैसे भी कम कर दिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिया आपने, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को आपने बंद ही कर दिया। जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे बाहर जाकर पढ़ते थे उसको आपने ख़त्म ही कर दिया, इंटरेस्ट सब्सिडी जो था। हर चीज़ आप ख़त्म करने को कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि हम बड़े हमदर्द हैं, हम ऐसा करेंगे वो करेंगे। तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने का मामला है। तो वक्फ बोर्ड में ये भी बताया गया कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ जब कानून आया तो वहाँ पे तेलंगाना का उदाहरण दिया गया कि वहाँ पे खुला एक कोई व्यवस्था है जिसमें जिनको ट्रिपल तलाक जैसी कोई चीज़ करनी हो तो वक्फ बोर्ड के मार्फत कर लेते हैं, खुला प्रावधान के तहत। ये आपको झूठ बोलते हैं। खुला का मतलब क्या है? खुला का मतलब ये है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है मैं आपको खुला दे रहा हूं, और उसमें होता क्या है कि वाइफ अपना महर फोरगो कर देती है। बुरी बात क्या है? वो तो शरीयत का हिस्सा है ना, खुला लिया जाता है। आप वो तो इख्तियार है औरत का। वो यही तो बता रहे हैं। ये बीजेपी जो है ना, कभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी टेक इट बाय वॉट एवर, जो बोलते हैं पिंच नमक के बराबर इतना लीजिए बस, सच्चाई समझकर। कभी यकीन, खुला का तो इख्तियार मुस्लिम महिला को है, वो ले सकती है, उससे आपको तकलीफ क्या हो रही? आप तो खुश होना चाहिए। वो भी आप इसको इस तरह का पेश कर रहे हैं। खुला का इख्तियार है। तो ये कह रहे हैं कि किसी हस्बैंड को अगर अपनी वाइफ को छोड़ना हो तो बोर्ड के मार्फत, वक्फ बोर्ड के मार्फत छोड़ सकता है,
और वाइफ कहीं जा भी नहीं सकती है, वहाँ महिलाएं अगर ना हो तो किससे जाके अपना गुहार लगाएगी? फिर से पूछिए कि अगर किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ को छोड़ना हो, हाँ तो वक्फ बोर्ड में जो खुला की व्यवस्था है, हाँ, उसके मार्फत वो अपनी वाइफ को छोड़ सकता है। हस्बैंड नहीं छोड़ता खुला में, वाइफ छोड़ती हस्बैंड को। झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग। हस्बैंड तलाक देता है, वाइफ खुला लेती है, और जब खुला लेती है तो उसका महर वो फोरगो भी कर सकती है अपनी तरफ से। क्या बात ये दिखाएगा कि आखिर वो महिला कहाँ जाके, दो अगर महिलाएं होंगी तो अरे भाई, अगर वो अपने पसंद से खुला ले रही है, वो छोड़ना चाह रही है। देखिए, एक बात समझिए, हिंदू समाज में शादी जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियन समाज में भी वो बहुत बड़ा गुनाह है, मुस्लिम समाज में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। तलाक अल्लाह की नज़र में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की नज़र सबसे ख़राब चीज़ है। मगर अगर कोई तलाक होता है कॉन्ट्रैक्ट है, खुला महिला ले सकती है। और ये शिकायत अब क्यों कर रहे हैं? आपने तो ट्रिपल तलाक का कानून बना दिया, शिकायत क्यों कर रहे हैं भाई? आपने तो बड़ा बड़ा काम कर दिया, तीर मार दिया आपने तो। मोदी जी ने कहा था कि मैं भाई हूं, अब भाई प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या? बताना पड़ेगा उनको। कानून भी बनाते हैं और फिर अपनी बेबसी का इजहार भी करते हैं और झूठी हमदर्दी का इजहार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी करते हैं, आप लोगों का ऐतराज ही क्यों रहता है? ये इन प्रिंसिपल जैसे पूछा जाए तो कभी ऐसा होता नहीं कि ये दिखे कि हाँ, इस सरकार का ये काम अच्छा है, इसकी प्रशंसा कर रहे हो, ये बिल अच्छा है, ये प्रावधान अच्छा लाया गया, ऐसा होता नहीं है? ये अविश्वास क्यों? नहीं, अगर प्रधानमंत्री भाषण में कहते हैं कपड़े देखकर पहचानो लोगों को, प्रधानमंत्री की सरकार जो है माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के बजट में 30% 40% कटौती कर देती है, प्रधानमंत्री की सरकार बोलती तो बहुत है कि हमने सबको गैस का सिलेंडर दिया, घर दिया, बताइए कहाँ दिया, हमको लिस्ट दे दीजिए ना, चलिए रिलीज कर दीजिए कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन एरिया में कितने घर दिए आपने, बता दीजिए। आप नहीं बताते। प्रधानमंत्री आने से पहले माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में 2013 तक जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट होते थे, एक लिस्ट दी जाती थी कि कितने माइनॉरिटीज़ का उसमें सिलेक्शन एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा मिला है। कोई वो नहीं था, कोटा नहीं था, मगर लिस्ट आपने बंद कर दिया उसको। प्रधानमंत्री आते ही मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी बनते ही आप देख रहे हैं कि मस्जिदों के मसले खड़े हो गए। प्रधानमंत्री हालिया पार्लियामेंट के चुनाव में हमको घुसपैठी कह दिया, मुसलमानों को, महिलाओं कह दिया ज़्यादा बच्चे पैदा करते, किसी और हिंदू बहन का मंगलसूत्र छीन कर दिया जाएगा। आप हमारी डिग्निटी को ख़राब कर रहे हैं। और फिर प्रधानमंत्री उम्मीद करते कि भाई मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका हमदर्द हूँ। कहाँ से हमदर्द हैं आप? कौन सी हमदर्दी के आप बातें कर रहे हैं? आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना, आप तो सिर्फ हमारे पीछे पड़े हैं। सरकार बन के 2 महीने नहीं हुए, आपने इस तरह का कानून ला लिया। माने ये बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं है। आज बोला गया वक्फ अमेंडमेंट बिल के समय एक सांसद के द्वारा कि ऐसा ना हो कि, और एक धमकी दी गई कि सड़क पे फिर से प्रदर्शन हो जाए। आप ऐसा देखते हैं? बिल्कुल होगा। ये CAA से ज्यादा गुस्सा अभी मुस्लिम समाज में है कि आप तो मेरी शनाख्त को छीन ले रहे। वक्फ के मैनेजमेंट मेरे रिलीजन का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। अच्छा, अगर आज मैं वक्फ प्रॉपर्टी को करना भी चाह रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि इतने आपने उसको कम्बरसम बना दे, कोई प्रॉपर्टी वक्फ भी नहीं होगी। तो ये आपकी सोच है, ये आपका तरीका है। लेकिन आपको ये ठीक लग रहा है कि एक चुनी हुई सरकार देश के पार्लियामेंट में कोई कानून लाया, उसके खिलाफ धमकी दी जाए कि सड़क पे वैसे प्रदर्शन होगा? मैं तो कानून को CAA के बिल को फाड़ा हूं। मैं क्या बात है, बिल्कुल प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट करना एक हमारा राइट है, उसमें बुरी बात क्या है? और ये नाराजगी उससे ज्यादा ऐसी है, CAA ज्यादा नाराजगी है। ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इस नाराजगी को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और अगर ये हिमाकत कर रहे हैं कि मध्य महाराष्ट्र और हरियाणा के बारे में, देख लीजिए आप क्या होने वाला है फिर। बहुत सारे लोग उदाहरण दे रहे थे बांग्लादेश का, कुछ नेताओं के बयान हमने देखे इधर पिछले कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में। क्या आपको लगता है कि वैसी स्थिति इंडिया में भी कुछ हो सकती है? बांग्लादेश में तो एक गवर्नमेंट रजीम के खिलाफ वहाँ का एक प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद वहाँ के लीडर को भागना पड़ा। भारत में आकर उनको उनको असाइलम लेना पड़ रहा है, यहाँ पर हमने पनाह दी है उनको। तो बांग्लादेश को भारत से मिलाना गलत बात है। बांग्लादेश जो भी हुआ वो भारत में नहीं होगा, क्योंकि
अभी भी यहाँ पर जमहूरियत जिंदा है, अभी भी यहाँ पर आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होती है गवर्नेंस में। ये जो 1947 के बाद जो हमारे बुजुर्गों ने ये जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को एक बफर की तरह क्रिएट किया था पुलिस और आर्मी के दरमियान में, हमने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हमारे बनाए हैं, इलेक्शन कमीशन, ये सब चीज़ें जो है, तो इसको भारत को कंपेयर करना बांग्लादेश से मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। मगर जो कुछ वहाँ पर हुआ है, मैं तो कहूँगा कि अगर वहाँ पर जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ को अगर कोई ख़तरा है तो वहाँ पे जो भी अभी लीडरशिप है जो पावर में, उनको चाहिए कि उन माइनॉरिटीज़ का, उनके इबादत गाहों की हिफाजत होनी चाहिए, उनको कोई नुकसान ना हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। आखिर में एक सवाल जेपीसी को लेकर फिर से मैं पूछ लूँ, क्या वहाँ पे अप्रोच कंस्ट्रक्टिव रहेगा या फिर तय है कि अपोजिशन के नेता विरोधी करेंगे? जेपीसी स्पीकर लोकसभा बनाएंगे। अब उन्होंने कहा कि सबसे बात करेंगे, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा नहीं मालूम, तो ये अभी उसके बारे में कुछ बोलना बहुत जल्दी होगा। मगर हम इस बिल के खिलाफ थे और रहेंगे। वैसे साहब, इंडिया टीवी को आपने समय दिया और इस बिल के बारे में बताया कि आखिर क्या क्या आपकी आपत्तियां हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो कि बता रहे थे कि आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर जो अमेंडमेंट का बिल लाया गया सरकार की तरफ से, क्यों ऐतराज है इन्हें।